हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आज हम इतिहास वाला सेक्शन देखेंगे। ठीक है, आपके पेपर फर्स्ट का पार्ट ए। उसमें से भी आपके जो 10 शब्दों वाले क्वेश्चन हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। आप अगर 2020 का, 19 का, 2021 का पेपर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जो आपके 10 शब्दों वाले क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी थोड़ा अजीबोगरीब आ रहे हैं। जैसे कि कुछ भी पूछ लिया है, कुछ ऐसे आपको शब्द मिलेंगे जो आपने कभी सुने नहीं होंगे या पढ़े नहीं होंगे। 19 में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आए थे, 2020 में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आए, स्पेशली इतिहास में। कभी ऐसी बुक का नाम पूछ लेगा, कभी ऐसी चीज़ें पूछ लेगा जैसे आपको पता नहीं होगा। 2021 का भी आप पेपर देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपने कभी सुने नहीं होंगे। मतलब कॉमन क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछ रहा है आपके 10 शब्दों में। तो आज ये हमारा लेक्चर जो है उसी पे फोकस करके बनाया गया है। आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि आपने नहीं सुने होंगे, कुछ लोगों ने सुने होंगे, कुछ ने नहीं सुने होंगे। तो थोड़ा हमने टफ क्वेश्चन उठाए हैं जो कि ज़्यादा कॉमन नहीं है। उसके अलावा कुछ कॉमन क्वेश्चन भी उठाए हैं मैंने। ठीक है, तो आज ही हमारा लेक्चर है 10 शब्दों का, जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि टफ क्वेश्चन आते हैं तो आपको इतनी पता होनी चाहिए कि आप 10 शब्दों में उसे लिख पाएं। ठीक है, इसके अलावा जैसे ये लेक्चर है, इसके अलावा आपका 50 वर्ड्स का और बहुत सारे लेक्चर हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में मेंस आंसर राइटिंग के आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप जाइए प्लेलिस्ट से, आप वहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैंने बहुत मेहनत करके सारी वीडियोस बनाए हैं, सारे PDF बहुत अच्छे से बनाए हैं, तो आप उनका लाभ जरूर उठाइए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है महापाषाण संस्कृति। ठीक है, कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना होगा। आपको पता है 2020 में बालाथल संस्कृति पूछा था। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ये है आपका महापाषाण संस्कृति, इसके बारे में बताना है। तो इसके बारे में 10 शब्दों में ही लिखना है आपको, है ना, ज्यादा विशेषताएं वगैरह बतानी नहीं है। तो सबसे पहले आप बताएंगे महापाषाण संस्कृति है किस टाइम की, टाइम एरा बताएंगे ना पूरा। तो सबसे पहले बताएंगे काल निर्धारण। तो यहाँ पे है 1000 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये बिफोर क्राइस्ट की बात चल रही है, तो 1000 से लेके प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक आपका था महापाषाण। मतलब पाषाण जो आपका काल था, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, ये बहुत पहले खत्म हो गया था। महापाषाण उन सबके बाद आता है। इसको महापाषाण क्यों कहते हैं? मतलब जो आपका मध्य पाषाण, नवपाषाण, पूरा पाषाण, इसे तो इसलिए पाषाण कह रहे थे क्योंकि उस टाइम पे जितनी भी हमने खुदाई की और जितने भी आपके औजार मिले, मैक्सिमम जो थे वो पत्थर से बने हुए थे। तो जो आपका पत्थर है वही दिखा रहा था उस टाइम के मानव का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो हमें पत्थरों से पता चला कि मानव कितना एडवांस होता जा रहा था, इसलिए हमने उस टाइम पे रख दिया पाषाण काल। ठीक है, नाम उस पूरे काल का पाषाण काल रख दिया। फिर अलग अलग भागों में बांट दिया, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। ठीक है, तो महापाषाण किस लिए हमने नाम रखा? सबसे पहले तो आप बताएंगे कि यहाँ पे स्थान कौन सा है। तो ये हो गया आपका दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत। मिलता कहाँ कहाँ पे है ये आपको संस्कृति, महापाषाण संस्कृति? एक तो दक्कन में मिलेगी, दक्षिण भारत में मिलेगी, उत्तर पूर्वी भारत में मिलेगी। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या थी? सबसे मेन विशेषता इसकी ये थी कि विशाल पत्थरों से निर्मित समाधियां, जो समाधि बनी होती थी वो बहुत बड़े विशाल पत्थरों से बनी होती थी। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम हमने रखा था महापाषाण संस्कृति। ठीक है, जो आपके पूरा पाषाण है, नवपाषाण है, उनका पाषाण नाम रखने का अलग लॉजिक था, इसका अलग लॉजिक है। आप बता देंगे काल निर्धारण कब से कब तक है, 1000 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक। फिर स्थान बताएंगे जैसे दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत। इसके अलावा भी कुछ कुछ रीजन में था। विशेषताएं आप बता देंगे कि विशाल पत्थरों से निर्मित समाधियां थी, इसलिए हम इसको क्या बोलते थे? महापाषाण। ठीक है, ये हो गया आपका 10 शब्दों का आंसर। सबसे पहले बता दिया काल निर्धारण, फिर उसके बाद स्थान, फिर उसके बाद विशेषता। ठीक है, आपको इसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे नवपाषाण, पूरा पाषाण, इन सारे जो लोकेशन है ना मध्य प्रदेश, आपके इंडिया में जितनी भी लोकेशन मिली है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आज मैंने यहाँ पे रखे हैं। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले बताना है टाइम, उसके बाद स्थान मिला कहाँ पे है, उसके बाद उसकी विशेषताएं। ठीक है, आने वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया सोहन घाटी। ये भी आपका क्या है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। ठीक है, और ये निम्न पूरा पाषाण कालीन औजार के साक्ष्य मिले हैं। मतलब ये किससे रिलेटेड है? निम्न पूरा पाषाण कालीन। यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं वो कहीं ना कहीं से फेमस है आपके पूरा पाषाण, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, इनसे रिलेटेड वहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं।
तो वही क्वेश्चन जो आपका प्राचीन भारत में, मतलब प्राचीन भारत जब आप पढ़ेंगे उसके पहले प्राचीन में स्टार्टिंग में जो आप सारी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है, पुरा पाषाण हो गया, मध्य पाषाण, नव पाषाण, उसमें हमें कौन कौन सी लोकेशन मिली हैं, जो फेमस लोकेशन कौन कौन सी हैं, उनसे रिलेटेड मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। सोहन घाटी आपने सबसे पहले तो बता दिया है कहाँ पे, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, ठीक है। फिर है किस टाइम का, ये निम्न पुरा पाषाण टाइम का है, ठीक है, मतलब आज से हम कम से कम 10 लाख साल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे निम्न पुरा पाषाण कालीन औजार के साक्ष्य मिले हैं। इसको चॉपर चॉपिंग संस्कृति भी कहते हैं। क्यों कहते हैं चॉपर चॉपिंग, क्योंकि यहाँ आपको पत्थरों के औजार मिलेंगे, वो भी चॉपर और चॉपिंग ज्यादा मिले हैं, इसलिए हमने संस्कृति का नाम रख दिया चॉपर चॉपिंग संस्कृति, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या बताया, आपने बताया स्थिति क्या है पाकिस्तान में, फिर आपने बताया किस टाइम से रिलेटेड है, निम्न पुरा पाषाण कालीन समय के औजार मिले हैं। फिर औजार कैसे मिले हैं, ज्यादातर औजार जो मिले हैं पत्थर के औजार वो मिले हैं चॉपर और चॉपिंग, इसलिए हमने इसको चॉपर चॉपिंग संस्कृति का नाम रख दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनाम गांव, ये आपका अलग लोकेशन है, ठीक है। इनाम गांव जो है यहाँ पे जोरवे संस्कृति से संबंधित स्थान है। जोरवे संस्कृति क्या थी, एक ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति थी, ठीक है। तो आपको पता है जोरवे संस्कृति, बालाथल संस्कृति, ये सारी चीजें आपको बालाथल पूछा जा चुका है, तो संस्कृतियां पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है इनाम गांव जो है आपका स्थल, वो जोरवे संस्कृति से रिलेटेड है। जोरवे संस्कृति है कहाँ पे, ये महाराष्ट्र में स्थित है, मतलब जो आपका महाराष्ट्र वाला एरिया है वहां पे आपको मिलेगी जोरवे संस्कृति, और उसमें से जोरवे संस्कृति का एक स्थल है इनाम गांव, ठीक है। और ये जोरवे संस्कृति है किस काल से संबंधित है, तो ये है आपकी ताम्र पाषाण कालीन, ठीक है। फिर आपने विशेषताएं बता दी। नगरीकरण के प्रमाण, मतलब हड़प्पा के पहले जैसे ही नगरीकरण शुरू हो रहा था, तो आपके इनाम गांव में यहाँ पे थोड़ा बहुत नगरीकरण के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। उसके अलावा पशुपालन एवं मृण मूर्तियों के साक्ष्य, पशुपालन का भी साक्ष्य मिला है, मृण मूर्तियों के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनाम गांव। सबसे पहले आपने बता दिया किससे रिलेटेड है, जोरवे संस्कृति से रिलेटेड। जोरवे संस्कृति है कहाँ, महाराष्ट्र में, और ये है किस टाइम से रिलेटेड, ताम्र पाषाण कालीन आपकी स्थल है। फिर आपने विशेषताएं बता दी कि नगरीकरण के यहाँ थोड़े बहुत साक्ष्य मिलते हैं, इसके अलावा यहाँ पे पशुपालन का भी साक्ष्य मिलता है, मृण मूर्तियां भी मिलती है, ठीक है। ये हो गया आपका इनाम गांव 10 शब्दों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेलन घाटी, बेलन घाटी सबसे पहले तो आप बताएंगे कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो बेलन घाटी आपने एक पढ़ा, सोहन घाटी जो कि पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब में है, और बेलन घाटी जो कि आपके कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। कंफ्यूज मत होइएगा, बेलन घाटी सोहन घाटी। फिर बेलन हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में चलाते हैं लोग। समय काल क्या हुआ, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, तीनों कालों से संबंधित साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो आपके जो ये बेलन घाटी है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे खुदाई करने पे आपके मध्य पाषाण, नव पाषाण, पुरा पाषाण, तीनों कालों के क्या मिले, हमें साक्ष्य मिले हैं। सबसे मेन यहाँ की विशेषताएं क्या है, सबसे मेन है हड्डी के उपकरण। आपको पता है कि जो जानवरों की हड्डियां होती थी उनसे बनाते थे औजार और कुछ चीजें बनाते थे, तो वही हमें हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं बेलन घाटी से। उसके अलावा पत्थरों से बनी मूर्तियां, ठीक है, पत्थरों से बनी मूर्तियां और हड्डी के उपकरण, ये हमें प्राप्त हुआ है बेलन घाटी से। तो आप देखेंगे कि जो अपनी मेन चीजें हैं, जो भी पुराना कोई स्थल आता है, ठीक है, पाषाण काल से रिलेटेड या फिर कोई हड़प्पा से रिलेटेड भी आता है, तो आप क्या करेंगे, आप यही बताएंगे। सबसे पहले तो स्थिति बताएंगे, फिर बताएंगे वो किस समय काल से रिलेटेड है, फिर बताएंगे उसकी विशेषता, ठीक है। 3 लाइनों में आपको मेन चीजें बता देनी है। अगर आपको लगता है कि विशेषताएं 1-2 ज्यादा हैं, तो आप स्थिति और समय काल को एक लाइन में रखिए, ठीक है। पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण काल से संबंधित और उत्तर प्रदेश में स्थित, कॉमा करके एक लाइन में लिख दीजिए। दूसरी लाइन में आप जो आपकी 2 लाइनें बचती हैं, उस लाइन में आप क्या करिए, 2 लाइनों में उसकी विशेषता बता दीजिए, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपको कितनी विशेषताएं आती हैं, उस हिसाब से आप इसका थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लिखना लेकिन सब में यही है, पहले आपको स्थिति बतानी है, फिर समय काल, और फिर जाके बतानी है विशेषता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आदमगढ़। आदमगढ़ तो काफी बार सुना होगा आपने, मध्य प्रदेश से रिलेटेड स्थल है इसलिए, ठीक है। ये कहाँ पे है, स्थिति इसकी नर्मदापुरम मध्य प्रदेश, ठीक है, ये मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित है। फिर यहाँ पे समय काल बताएंगे, समय काल निम्न और मध्य पुरा पाषाण काल से संबंधित। ये मतलब आज से कम
1,00,000 साल से 40,000 साल तक का जो टाइम है, मतलब मध्य पुरापाषाण और निम्न पुरापाषाण, इस टाइम का है आपका आदमगढ़। फिर बताएंगे विशेषताएं हैं पशुपालन के प्रथम साक्ष्य। आपको पता है आदमगढ़ जो है वहां पे आपको पशुपालन के प्रथम साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो आपने स्थिति बता दी, स्थिति नर्मदापुरम, ठीक है, होशंगाबाद जिसका नाम चेंज होकर नर्मदापुरम हो गया, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश। फिर आपने समय काल बता दिया, निम्न पुरापाषाण और मध्य पुरापाषाण। ये याद रखिएगा कि आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक तो है मध्य पाषाण, ठीक है, एक आपको मिलेगा मध्य पुरापाषाण, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। मध्य पाषाण जो है तो आपका जो मेन पाषाण काल है, ठीक है, स्टोन एज जो है आपकी पाषाण काल, वो डिवाइडेड है सबसे पहले तो पुरापाषाण, मध्य पाषाण और ये नवपाषाण में, ठीक है। ये इसमें क्या है, ये डिवाइडेड है आपका पाषाण, स्टोन एज डिवाइडेड है 3 में। लेकिन जब आप देखेंगे इसको पुरापाषाण को, तो पुरापाषाण जो है बहुत लंबा टाइम जोन लेके हम चलते हैं। यहां से कितना, लगभग 10 लाख से लेके आपका ये रहता है 10,000 साल पहले तक, ठीक है, 10 लाख से लेके 10,000 साल पहले तक। तो ये बहुत लंबा टाइम जोन हो गया, मतलब सोचिए इतना लंबा टाइम जोन हो गया। यहाँ 10 लाख से लेके आपका कहाँ तक पहुंच गए हम, 10,000 तक पहुंच गए। तो सीधी बात है, इतने लंबे टाइम जोन में सिर्फ एक ही चीज तो हुई नहीं होगी कि मानव ने कोई विकास नहीं किया या कोई भी चीज बदलाव नहीं हुआ, बस इतने टाइम तक, इतने लाख साल तक हम सिर्फ चले आ रहे थे, कुछ ना कुछ बदलाव तो हुए ही होंगे। तो हमने पुरापाषाण को क्या किया, हमने इसको फिर डिवाइड कर दिया, इसको फिर हमने डिवाइड कर दिया 3 भागों में। तो पुरापाषाण हो गया आपका सबसे पहले निम्न पुरापाषाण, ठीक है, ये हो गया आपका निम्न पुरापाषाण। फिर हो गया आपका मध्य पुरापाषाण। ये पुरापाषाण के 3 टाइप हैं, मध्य पुरापाषाण, और ये हो गया आपका उच्च पुरापाषाण, ठीक है। तो ये आपके 3 डिवाइडेड हो गए पुरापाषाण में। क्योंकि आप जितनी बार ये नाम देखेंगे ना, निम्न एवं मध्य पुरापाषाण, या फिर कहीं पे देखेंगे मध्य पाषाण, ठीक है, उच्च पाषाण, उच्च पुरापाषाण, नवपाषाण, तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा कि हम किस टाइम जोन की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ 10,000 साल तक है, फिर 10,000 से आपका 7,000, 7,000 से लगभग 4,000 साल तक आता है। तो ये अलग अलग टाइम जोन है, मतलब नवपाषाण आपका 4,000, 7 से 4,000 के लगभग टाइम जोन की हम बात कर रहे हैं। और अगर वहीं पे ये वाला आ जाता है निम्न पुरापाषाण, ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं हम 10 लाख साल के आसपास की, ठीक है, 10 से 1 लाख साल तक जाते हैं इसमें। तो ये देखिए आप टाइम जोन पूरा उसके हिसाब से यहाँ पे लिखेगा, कंफ्यूज मत होइएगा लिखते टाइम कि आपने गलती से लिख दिया यहाँ पे मध्य पाषाण, पूरा गायब ही कर दिया, पूरा टाइम जोन ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। आदमगढ़ मतलब बहुत ताजा ताजा नया नया हो जाएगा। तो इसलिए याद रखिएगा कि हम क्या लिख रहे हैं, निम्न एवं मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित। विशेषता हो गई पशुपालन के प्रथम साक्ष्य, ये आप कई बार पढ़ चुके होंगे, आदमगढ़ से रिलेटेड मेन फैक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लंघनाज। ये कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, कुछ लोगों के लिए नया नया होगा। लंघनाज जो है आपका स्थिति है गुजरात, नर्मदा एवं ताप्ती घाटी का जो क्षेत्र है वहां पे क्षेत्र है एक लंघनाज, जो कि गुजरात राज्य में आता है। किस टाइम से रिलेटेड है, ये है मध्य पाषाण काल से रिलेटेड। देखिए ये मध्य पाषाण काल से रिलेटेड है, इसके पहले जो पढ़ा था मध्य पुरापाषाण काल से रिलेटेड था, ठीक है। तो लंघनाज हो गया आपका मध्य पाषाण से संबंधित स्थल, ठीक है। फिर विशेषताएं मृद भांड बनाए जाने के आरंभिक साक्ष्य, मतलब लंघनाज में आपके मध्य पाषाण काल में, मतलब आज से हम बात कर रहे हैं लगभग 7,000 10,000 साल पहले की। उस टाइम पे शुरू में जैसे मृद भांड बनाना मतलब स्टार्ट ही हुआ होगा, तो मृद भांड बनाए जाने के प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं। शुरू के कैसे मृद भांड रहे होंगे वो साक्ष्य मिले हमें कहाँ से, लंघनाज से। उसके अलावा शिकार एवं भोजन इकट्ठा करने के साक्ष्य मिले हैं। तो आपको पता है कि पुरापाषाण से लेके मध्य पाषाण तक जो मेन काम होता था मानवों का, वो होता था शिकार और भोजन संग्रहण। जो आपका नवपाषाण है वहां से आपकी कृषि स्टार्ट होती है, ठीक है। कृषि और पशुपालन आपको देखने को मिलेगा अच्छे ढंग से किसमें, नवपाषाण में। तो सीधी बात है हम मध्य पाषाण की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे शिकारी जीवन मिलेगा ही, भोजन इकट्ठा करने के साक्ष्य मिलेंगे आपको,
ठीक है। और मृदभांड के शुरुआती जो साक्ष्य हैं वो मिलते हैं आपको लंघनाज से, ठीक है। तो आपने बता दिया सबसे पहले है कहाँ, गुजरात में है, ठीक है किस टाइम का, ये मध्य पाषाण काल का है। फिर आपने बता दिया कि इसमें विशेषताएं क्या क्या हैं, तो मृदभांड के प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं, उसके अलावा शिकारी और भोजन इकट्ठा करने के हमें क्या साक्ष्य मिले हैं। तो ये हो गया आपका लंघनाज से रिलेटेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संभलपुर, ठीक है। संभलपुर ये है आपका उड़ीसा में। सबसे पहले वही है, आप बताएंगे कि स्थान अभी वर्तमान में कहाँ है, तो ये है संभलपुर में। ये किस टाइम से संबंधित है, मध्य पाषाण काल से। ये भी आपका संभलपुर मध्य पाषाण काल से संबंधित है। फिर विशेषताएं होगी यहाँ की प्राकृतिक शैलाश्रय और उनमें खुदे हुए रेखा चित्र। आपको पता है भीमबेटका भी क्या है, प्राकृतिक शैलाश्रय है और उसमें क्या रेखा चित्र बहुत सारे बने हैं। ऐसे ही आपका संभलपुर है मध्य पाषाण काल का, जो जहाँ पे प्राकृतिक शैलाश्रय है और वहाँ पे है रेखा चित्र, ठीक है। भीमबेटका जैसा ही है आपका संभलपुर। बस याद रखिएगा संभलपुर की लोकेशन क्या हो गई आपके, तो आपके संभलपुर की लोकेशन हो गई उड़ीसा, टाइम जोन हो गया आपका मध्य पाषाण काल, और विशेषता हो गई यहाँ पे है प्राकृतिक शैलाश्रय और वहां पे बहुत सारे रेखा चित्र बनाए गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं इसमें ज्यादा टाइम इसलिए भी नहीं ले रही हूँ क्योंकि ये आपका 10 शब्दों का है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ ज्यादा देखने के लिए रहता ही नहीं है। आपको 3 फैक्ट देने हैं, 3 फैक्ट मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। बस आपको समझना है कि वही 3 फैक्ट और थोड़ा याद कर लेना है मेरे साथ साथ। मैं 1-2 बार जैसे ये बोलूंगी तो आपको याद होना चाहिए कि लंघनाज कहाँ पे पढ़ा था, ठीक है, सोहन घाटी कहाँ पे पढ़ा, बेलन घाटी कहाँ पे पढ़ा। तो जैसे ही 1-2 बार आप पढ़ेंगे तो ये आपके लिए कॉमन हो जाएगा अगर आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो, ठीक है। चलिए महादहा देखते हैं। महादहा की जो स्थिति है वो है आपके उत्तर प्रदेश में। ये किस टाइम से रिलेटेड है, ये भी आपके मध्य पाषाण काल से संबंधित है। विशेषताएं कहाँ, विशेषताएं हैं इसकी मानव के स्थायी निवास से संबंधित स्तंभ गर्थ के साक्ष्य, ठीक है, और पशु की सींग से निर्मित हार। एक हार मिला है पशु की सींग से निर्मित, उसके अलावा हमें स्थायी निवास मिला है, उससे संबंधित स्तंभ गर्त मिला है। तो आपको पता है मध्य पाषाण काल में आपको कहीं कहीं पे साक्ष्य मिले हैं स्थायी निवास के, लेकिन पूर्ण रूप से साक्ष्य नहीं मिले हैं, है ना। पूर्ण रूप से स्थायी निवास चालू हुआ है नव पाषाण काल में। तो सर्वाधिक आपको साइट्स मिलेंगी वो मिलेंगी उत्तर प्रदेश की, ठीक है। अभी जैसे ये महादहा हो गया, सराई नाहर हो गया, ठीक है, चौपानी मांडो हो गया, ये सब ऐसे कुछ नाम है जो सुने सुने नहीं लगते हैं, लेकिन ये आपके नवपाषाण मध्यपाषाण ये इनसे संबंधित स्थल हैं जिनके बारे में आपको कम से कम 10 शब्दों के लिए तो पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ मैंने यहाँ पे आपको इंक्लूड करके बता ही दिया। नेक्स्ट देखते हैं चिरांद। चिरांद स्थल भी काफी फेमस है बिहार का, ठीक है। ये स्थिति बता दी हमने, बिहार का है, किससे संबंधित है, नवपाषाण काल से संबंधित स्थल, ठीक है। तो ये आपका चिरांद थोड़ा नया है, नवपाषाण काल से संबंधित है। विशेषताएं क्या हो गया, वृत्ताकार झोपड़ियां, अनाजों, हिरण के सींग से बने औजार के साक्ष्य, ठीक है, अनाजों के साक्ष्य है, हिरण के सींग से बने आपके औजार हैं उनके साक्ष्य, ठीक है, हिरण की सींग से हमने औजार बनाया। उसके अलावा वृत्ताकार आपकी झोपड़ियां हैं, तो हमें कहीं ना कहीं निवास भी दिख रहा है, ठीक है। उसके अलावा औजार में वैरायटी आ गई, हम क्या कर रहे हैं, हम कृषि भी कर रहे हैं। नवपाषाण काल में वैसे भी हमने कृषि और पशुपालन स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो आपका चिरांद जो है, चिरांद हो गया बिहार में, टाइम जोन उसका हो गया नवपाषाण काल। विशेषताएं क्या क्या हो गई, वहां पे वृत्ताकार झोपड़ी मिली है, अनाज के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, गेहूं हो गया, जौ हो गया। उसके अलावा हमें क्या मिला है, सींग, आपकी जो हिरण की सींग है ना उससे बने औजार मिले हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका चिरांद 10 वर्ड्स में, ठीक है। देखिए जो मैं मेन चीजें ये है, नए नए नाम, उनके बारे में 10 शब्द आपको खोजना, मतलब ये ऐसा है कि आप सीधे इसको कॉपी कर सकते हैं, मतलब अपने कॉपी में लिख के इसका बार बार रिवीजन करिए, आता है अगर क्वेश्चन इससे रिलेटेड तो आप सीधे ये चीज लिख सकते हैं, क्योंकि ये मैंने मेन चीजें ही लिखी हैं। ये आपका ऐसा वीडियो है जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है आपके लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने देख लिया और किसी को बताया नहीं, अपने दोस्तों को बताइए, उन्हें बताइए कि आपको यूट्यूब पे फ्री में सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। मेन चीज़ें मैंने यहाँ ला के रखी हैं आपको, तो आप सपोर्ट दिखाइए मेरे लिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। चलिए, कोल्डी हवा, ये नाम भी आपने काफ़ी बार सुना होगा, है ना। कोल्डी हवा कहाँ पे है, ये है उत्तर प्रदेश, बेलन नदी के किनारे। तो कोल्डी हवा बेलन नदी के किनारे, उत्तर प्रदेश। ये भी आपका नवपाषाण से संबंधित स्थल है। यहाँ पे विशेषता क्या है, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य। आपको पता है कोल्डी हवा में
चावल के प्रथम साक्ष्य मिले हमें, है ना, तो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं चावल के। उसके अलावा कृषि और पशुपालन मुख्य व्यवसाय प्रतीत होता है। जैसे ही हमें चावल मिल गया तो और एक दो चीजें हमें मिली, तो उससे पता चला कि कोल्डी हवा में नवपाषाण काल था, इसलिए कृषि और पशुपालन वहां का क्या था, मेन व्यवसाय होता था। ठीक है, कोल्डी हवा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे बुर्जहोम हो गया, कोल्डी हवा हो गया, जहाँ की प्रथम चीजें मिलती हैं। मानव के साथ कुत्ता मिला है, यहाँ पे प्रथम चावल के साक्ष्य मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं काफी। तो आपको ये 10 शब्दों में पता ही होने चाहिए। अगर आ गया तो मैं क्या क्या लिखूंगा या लिखूंगी, ठीक है। तो मेन चीजें बताइए, आप कहाँ है स्थिति, नदी याद है तो ठीक है, नहीं तो आप बता दीजिए किस काल से संबंधित है, फिर आपने बता दिया विशेषता क्या है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, फिर नवपाषाण काल से संबंधित, फिर आपने बता दिया चावल के प्राचीनतम साक्ष्य। ठीक है, चलिए फिर हो गया गुफ कराल। ये नाम किसी किसी ने सुना होगा, किसी किसी ने नहीं सुना होगा। ये नाम भी थोड़ा सा अजीब सा ही है, लेकिन अपने भारत का ही है। ठीक है, कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में है, वो भी नवपाषाण से ही रिलेटेड है। मतलब आपका जो अभी मैंने बताया कौन सा था, यहाँ पे बुर्जहोम। ठीक है, तो आपको कश्मीर में 2 फेमस जो हैं वो स्थल मिलेंगे नवपाषाण के। एक तो मिलेगा आपको बुर्जहोम, दूसरा मिलेगा गुफ कराल। ठीक है, गुफ कराल भी जम्मू कश्मीर नवपाषाण से संबंधित। विशेषता क्या है, यहाँ पे मिलता है आपको गर्त निवास। ठीक है, ठंडा एरिया था तो गर्त निवास बना के रहते थे वहां के लोग। और ये मतलब आप देखिए नवपाषाण में है तो स्थायी निवास का भी क्या है, कहीं ना कहीं साक्ष्य देता है। उसके अलावा मृद भांडों की विविधता, यहाँ पे बहुत वैरायटी के मृद भांड मिले हैं, जो ये भी प्रदर्शित करते हैं मतलब कि यहाँ पे सांस्कृतिक मतलब अंतः सांस्कृतिक जो संबंध था वो अच्छा था। उसके अलावा यहाँ खुद मृदभांड बहुत अच्छे बनाए जाते थे। ठीक है, तो ये मृदभांड में विविधता जो है वो 2-3 चीजें इंडिकेट करता है। इनका जो थोड़ा एडवांसमेंट था वो, उसके अलावा अंतः सांस्कृतिक जो संबंध था वो। ठीक है, कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य, इसके अलावा कृषि पशुपालन तो आपको मिला ही है। नवपाषाण में आपको मैक्सिमम जगह पे कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिलेंगे ही मिलेंगे, इसीलिए हमने पूरा एक काल नया बना दिया ना, नवपाषाण मध्यपाषाण से शिफ्ट होके। नवपाषाण में आपका कृषि चालू हो गया था, पशुपालन चालू हो गया था। कृषि करने के लिए आपको पता है कि एक दिन में तो हो नहीं जाएगी कोई भी फसल, उसको 1-2 महीने 3 महीने टाइम देना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको घर बना के रहना पड़ेगा। तो स्थायी निवास आपको मिलने चालू होते हैं नवपाषाण के टाइम से। ठीक है, तो ये हो गया आपका गुफ कराल। ठीक है, गुफ कराल है कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। किस टाइम से रिलेटेड है, नवपाषाण टाइम से रिलेटेड है। और विशेषता क्या हो गई, सबसे पहला तो गर्त निवास हो गया, उसके अलावा मृदभांड में विविधता मिली है। ठीक है, कृषि और पशुपालन के साक्ष्य तो मिले ही हैं। ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, अपने नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि लास्ट में वो सारे नोट्स ही काम आने हैं। आप हर बार वीडियो उठा के नहीं देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको पता है तो आप वीडियो से देखिए, नहीं तो फिर अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए, जितनी यहाँ पे सारी चीजें हैं। ठीक है, चलिए तो फिर जितना मैं पढ़ा रही हूँ, जितनी सारी चीजें करवा रही हूँ, उसको जरूर करते रहिए डेली बेसिस पे। ठीक है, नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। मैंने आपको बोला है कि मेंस में जैसे आपको लिखना तो है ही, इसलिए आप प्रैक्टिस डेली करिए। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हो रहे हैं, अपने से खुद क्वेश्चन बना के आप उनको 10 शब्दों में 50 शब्दों में लिखने की प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि यही आपको करना है मेंस में। ठीक है, तभी आपकी आंसर राइटिंग जो है बेहतर होगी डे बाय डे। ठीक है, और उसके अलावा मैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ आपका एंड करती हूँ ये लेक्चर, कि कोई भी एग्जाम कठिन या सरल नहीं होता, आपकी तैयारी कम या ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो आपकी तैयारी अगर इतनी ज्यादा रहेगी तो ये एग्जाम आपको बहुत ही इजी लगेगा। तो आपकी तैयारी पे आप फोकस करिए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। ठीक है, अपना बिल्कुल मोटिवेशन इतना हाई रखिए कि आप लंबे लंबे आज तक स्टडी कर पाएं बिना किसी डिस्टरबेंस के। ठीक है, अब सपना आपका है तो मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी। ठीक है, किसी डॉक्टर ने नहीं बोला था कि ये आपको करना ही पड़ेगा, सपना आपका है, आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो बस मेहनत करते रहिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, और फिर हमारे साथ बने रहिए नए नए लेक्चर्स के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।